नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपने वादे के मुताबिक अपने 2 चैप्टर्स के कुछ वीडियोस आपको और देने हैं, 2 से 3 वीडियो, जिसमें से एक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरे पीछे, किसका वहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। ठीक, विस्तृत विवेचांकन की बात अपन यहां पर करेंगे तो जनरली ये कैसा रहेगा, अनसीन रहेगा। अनसीन का मतलब आपका अपठित रहेगा। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं या फिर इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊं, उससे पहले एक चीज से आपको रूबरू करवा दूं। बहुत बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत बच्चों का पर्सनल चैट है, कॉल्स हैं, उसके थ्रू ये मैसेज आया कि सर आपने कहा था कि पात्रता जो परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूं बेटा, जो आपका 5वां विकल्प जोड़ा गया है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड वाला, अनुत्तरित जो प्रश्न वाला आपका, अगर वो 10% से ज्यादा आप लोग अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं और वो 10% से ज्यादा आपके सर्कल्स हैं वो आप खाली छोड़ देते हैं बिना डाक किए बिना आपका, तब वहां पर उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी जो आपके 4 ऑप्शंस होंगे, चाहे आप सही जवाब देते हैं, गलत जवाब देते हैं, तो गलत का गलत माना जाएगा, सही का सही माना जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं है। कुछ न्यूज पेपर्स ने ये चीज छापी है, वो किस लिहाज से छापी है, किस आपके बिना पर उन्होंने इस चीज को पब्लिश किया है, मैं इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। लेकिन आपको इस बात पे पहले से तैयार रहना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपको वहां अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन वहां पर छोड़ना नहीं है। और जो भी आपके रूम्स में इन्विजिलेटर हैं उनको भी वहां पर आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसके द्वारा निर्देशित कर दिया गया है, सुपरवाइजर हैं उनको भी कर दिया गया है। आपका जो भी आपका सीएस होगा, एससीएस होगा, ऑब्जर्वर होगा, वो आपको सेंटर्स पे बार बार इस रूप में गाइड करते हुए मिलेंगे। 1 घंटे पहले बुला के इसी प्रकार के निर्देश आपको वहां पर दिए जाते रहे हैं। तो कतई चिंतित नहीं होना है, किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी आपको वहां पर इस बारे में कोई प्रॉब्लमेटिक इशू वहां पर नहीं रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका बिना देरी किए बिना, बिना वक्त जाया किए बिना, अपने पास में ये जो पार्ट रहेगा ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला बेटा, ये L1 L2 दोनों के लिए होगा आपका। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए भी है, लेवल 1 लेवल 2 के लिए भी है, यहां तक कि L2 मेंस इंग्लिश के लिए भी होता है, ये आपका वहां पर ग्रेड 2 इंग्लिश के लिए भी होता है, ये आपका वहां पर ग्रेड 1 इंग्लिश के लिए भी रहेगा आपका। इसका जो आपका पैटर्न होता है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपका पूछा जाता है। नेट का जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, या फिर आपका वहां पर आरपीएससी का सैट का एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर भी करीब करीब वहां पर एक ऐसा पैसेज आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आपकी ये एबिलिटी चेक की जाती है कि हाउ यू विल कंप्रीहेंड द गिवन मटेरियल देयर, कि आप दिया हुआ जो आपका प्रोजेक्ट सेंस है उसे किस तरीके से समझते हैं और समझने के बाद में आप उसे रिस्पॉन्ड किस तरीके से वहां पर करते हैं। तो चलिए वहां पर पहले इसका एक हल्का सा रीडिंग अपन लेना, उसकी बात वहां पर करेंगे। ये चीज गौर करना कि अपन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया है। जो रियल एग्जामिनेशन है वहां पर ये हो सकता है कि आपका लंबा पैसेज आ जाए, हो सकता है कि इसी लेंथ का आ जाए, हो सकता है इससे छोटा आ जाए, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि इतनी वर्ड लिमिट का आपको वहां पर अनसीन पैसेज दिया जाएगा। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन पहले से आपके लिए डाल दिया है कि इसका लेंथ बड़ा हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। जनरली अपन ये मानते हैं कि बच्चों को टाइम खूब मिलता है तो इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, यहां टाइम की वजह से इसका लेंथ छोटा कर रखा है। पढ़ना जरा इसे। द लिटिल विलेज nestled beside the whispering woods had always relied on the forest for its livelihood। क्या कहना चाहा आपका वहां पर, इसमें जो नरेटर वो बोल रहा है कि जो अपना छोटा सा गांव है जो वहां बसा हुआ है, नेसल का मतलब किससे है, बसा हुआ, नेस्टल्ड नहीं बोलेंगे बेटा, टे साउंड यहां पर क्या रहेगा आपका, साइलेंट रहेगा। जो विस्परिंग वुड्स हैं, विस्परिंग वुड्स का मतलब ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जो कहीं ना कहीं आपका वहां पर सरसराहट की आवाज कर रहे होते हैं, आपका विंड ब्लो कर रही होती है। अब कानाफूसी करने वाला जंगल नहीं कहूंगा मैं आपका, इसे बातें करने वाला जंगल नहीं बोलूंगा, बल्कि जो आपका विंड ब्लोइंग पार्ट है उसको शो किया जाएगा। हैड ऑलवेज रिलाइड ऑन द फॉरेस्ट, ये हमेशा इस बात पर आपका निर्भर करता था, इस जंगल की इस चीज पर आपका निर्भर करने वाला या फिर डिपेंड करने वाला रहता था, फॉर इट्स लिवलीहुड, कि जंगल ही इसका वहां पर क्या है, जीविकोपार्जन का साधन है, जंगल ही इसके लिए भोजन की व्यवस्था करने वाला पार्ट है, जंगल ही इसके लिए सब कुछ वहां पर माना गया है। किसके लिए, लिटिल विलेज के लिए। जनरेशंस ऑफ विलेजर्स, ग्रामीणों की कई पीढ़ियां, हैड गैदर्ड फाइववुड, वहां पर से जलने वाली, जलाने वाली जो आपकी लकड़ियां हैं उनको इकट्ठा किया करते हैं, ईंधन है वो वहां पर इस्तेमाल वहीं से किया करते हैं। हंटेड गेम, जो आपका शिकार करके किसी पशु या किसी पक्षी उसका शिकार करके अपना भोजन प्राप्त किया करते हैं आपका, या फिर शिकार का गेम खेला करते हैं। एंड फॉरेस्ट फॉर बैरीज एंड हर्ब्स, जड़ी बूटियां हैं या फिर आपका वहां पर जो फ्रूट्स के अंदर स्पेशली बैर वगैरह हैं उनको भी वहां पर तलाश किया करते हैं। विद इन इट्स लीफी इम्ब्रेस, कहां पर, अपना जो आपका एक ऐसा इम्ब्रेस या आलिंगत अवस्था का जो भाव है
जहां पर उसके फैक्ट के साथ में या उस तथ्य के साथ में उसे आपका पता किया जाता। मतलब वहां से कुछ ना कुछ लेते हैं। अपन बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान की जो आपकी फंडामेंटल नीड्स हैं वो वहीं पर उनकी पूरी हो रही थी। द फॉरेस्ट वॉज नॉट जस्ट ए सोर्स ऑफ सस्टेनेंस। जंगल वहां पर केवल और केवल ऐसा स्रोत, ऐसा साधन, ऐसा संसाधन या फिर आपका एक ऐसा माध्यम है, वही नहीं था जो कि उनके बनाए रखने के लिए था। इट वॉज वोवन इन टू द फैब्रिक ऑफ देयर कम्युनिटी। इसे वहां पर उसका जो समुदाय है उसके लिए भी वहां पर आपका आगे बढ़ाने का, प्रोग्रेसिव नेचर देने का, या सतत नेचर के साथ में या कंटिन्यूअस नेचर के साथ में नेक्स्ट जनरेशन तक प्रिसीड करने का काम भी करते थे। देयर स्टोरीज एंड देयर ट्रेडिशंस, उनकी जो भी परंपराएं हैं, उनके जो भी कस्टम्स हैं, या फिर उनके जो भी आपके पुराने मान्यताओं के भाव रहे हैं, या फिर नए तौर पर समुदाय के लिए कुछ रिफॉर्मेशन करने हैं, वो भी उन्हें वहीं से देखने को मिलते थे। सुपरस्टिशंस वहीं से आए, गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, उनको पूजने का, उनके डेटी का भाव भी वहीं से निकल कर आता है। ओल्ड मैन विलो, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्री इन द वुड्स, वाज रेवर्ड एज अ गार्डियन स्पिरिट। वहां पर एक पेड़ का नाम, इसमें देखो ऐसा नाम आ जाता है तो उसे आपको पहले से हिंट दे देना है अपने पेपर के अंदर कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ओल्ड मैन विलो है, उसे सबसे बड़ा और सबसे पुराना पेड़ कहा गया आपका जंगल के अंदर। वाज रेवर्ड एज अ गार्डियन स्पिरिट। बेटा यहां पर गार्जियन नहीं होगा, गार्जियन नहीं होगा, बल्कि क्या बोला जाएगा इसे, आपका गार्डियन बोला जाएगा। उनके संरक्षक है, संरक्षक के भाव के रूप में इसे आपका श्रद्धेय माना गया। चिल्ड्रन वर वार्न्ड नॉट टू वेंचर टू डीप इनटू द वुड्स आफ्टर डार्क। बच्चों को यह हिदायत दी जाती कि बेटा आपको वहां पर अंधेरा होने के बाद में ज्यादा घने जंगलों में एंट्री नहीं करनी है। टेल्स ऑफ मिस्चीवियस स्प्राइट्स एंड एल्यूसिव क्रिएचर्स फिलिंग देयर इमेजिनेशंस। वहां पर ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज जो कि क्या है, आपके शरारती नेचर के बारे में बताती हैं या फिर शरारती भाव है उनके बारे में बताती हैं। साथ में जो भ्रामक प्राणियों की बात होती है, मतलब कोई भी आपकी जो प्रेतात्माएं हैं, भूत भूतनी है, चुड़ैल वगैरह हैं, या सुपरनेचुरल पास हैं, उनकी बात की जाए, जो वहां उनकी कल्पनाओं से सराबोर हो जाता है। एक बात आपको कहूंगा बेटा, जो आडंबर है उससे हमेशा आपको दूर रहना है। कुछ भी हो जाए, सुपरनेचुरल पावर है या नहीं है, नेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज वहां पर एक एजुकेशनिस्ट जो होता है, एक स्कॉलर है, उसके दिमाग में एक रिसर्च का व्यू होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने किसी के कहने मात्र से उस चीज को स्वीकार कर लिया, उसे आपने अडॉप्ट कर लिया, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और एक तरीके से कहूंगा आप इमिटेट कहां करते हैं, आप तो कॉपी कर देते हैं। ठीक है, चाहे अगले ने किसी भी बिहाफ पर आपको कहा हो, आपने हाथों हाथ मानना शुरू कर दिया है। तो ये तो एक ट्रेडिशनल या फिर आपका कस्टमरी एक्शन था जिस पर अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो रियल लाइफ होती है, स्कॉलरली लाइफ, उसके अंदर इन चीजों पे गौर नहीं करना चाहिए। हावेवर ए न्यू जनरेशन वाज एमर्जिंग, एक नई पीढ़ी है उसका उद्भव हो रहा था। वन दैट क्वेश्चन द ओल्ड वेज, एक ऐसी पीढ़ी जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जो लॉजिकल इन्फेरेंस चाहती है, जो वहां पर पुराने तरीकों पर सवाल करती है। दे सॉ द फॉरेस्ट नॉट एज ए सेक्रेड स्पेस, उन्होंने कहा कि इस जंगल को हम वहां पर कोई पवित्र या होली या पायस जगह का नाम नहीं दे सकते, बट एज अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड, बल्कि एक ऐसा संसाधन या साधन या फिर स्रोत मान सकते हैं जिसे वहां पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब अत्याचार करने से नहीं, शोषण करने से नहीं है, बल्कि आप उसका उपभोग कर रहे हैं, आप उस चीज का हद से ज्यादा दोहन कर रहे हैं। A large corporation had offered the village a substantial sum of money for the right to log the forest। एक बड़ा आपका निगम कहें, संगठन कहें, जिसे प्रस्ताव देना था किस बात का, उस गांव के लिए, कि आप वहां पर बड़ा सा पैसा लें, बड़ा सा अमाउंट लें और आप इस जंगल को छोड़कर चले जाएं, यहां से बाहर चले जाएं। प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, और यह भी कहा कि हम आपके लिए वहां पर उन्नति लेकर आएंगे, समृद्धि लेकर आएंगे, आपकी प्रगति के लिए हम वहां पर भरपूर कोशिश करेंगे। तभी कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। कभी भी लालच में आकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जमीर जिंदा रहना चाहिए। द डिबेट डिवाइडेड द विलेज, और इस वाद विवाद पर या इस तर्क वितर्क के इशू के ऊपर वहां पर क्या हुआ कि गांव दो धड़ों में बढ़ गया। विद द एल्डर्स क्लिंगिंग टू ट्रेडिशन, जो बुजुर्ग थे वो वहां क्लिंगिंग का मतलब बिल्कुल स्टिक टू थे, वहां पर मजबूती के साथ में टिके रहे, अडिग रहे, वहां अड़ियल रवैया, जिद्दी रवैया, हर धर्मिता उन्होंने अपनाई। किस बात की, कि वो परंपरा को नहीं छोड़ेंगे। और जो यूथ है वो इस बात के लिए ईगर, उत्सुक था कि वो चेंज चाहते हैं, वो बदलाव वहां पर चाहते हैं, वो ढकोसलों में जीना नहीं चाहते। द फेड ऑफ द विस्परिंग वुड्स हंग इनटू द बैलेंस, और ये जो जंगल के बीच में कानाफूसी, अब वो कानाफूसी अलग है, ठीक है, वो सरसराहट के लिए है, और यहां जो कानाफूसी है वो रियल में किसकी है, आपका लोगों की बातचीत की है। तो वो वहां पर बैलेंस या संतुलन में बनी रही, यानी दो धड़ों में पूरा गांव वहां पर बढ़ गया। जब आप एक बार इस प्रकार से पैसेज को रीड कर लेते हैं, आपने गौर किया हो, मैंने आपके सामने बेटा पैसेज एक ही बार पढ़ा है। कई बार आप लोगों को कहा जाता, क्या कहा जाता है बच्चा, कि पैसेज को तब तक पढ़ते जाओ जब तक कि वो समझ में नहीं आए। तो मान लीजिए मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, आप इस बात पे गौर करना। सपोज करो कि मैंने यहां पर आपके पास में एक वर्ड लिख दिया, ये लीजिए,
ठीक। अब लोग कहते हैं ना, एक बार समझ में नहीं आए तो दो बार पढ़ो, दो बार नहीं आता तो तीन बार पढ़ो, तीन बार नहीं आता तो चार बार पढ़ो, तब तक पढ़ते जाओ जब तक ये समझ में नहीं आए। तो मुझे ये बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका शब्दार्थ क्या है, क्या अर्थ लगाओगे? नहीं आया, एक बार ट्राई किया ना, चलो दो बार करते हैं। आया, चलो एक बार और करो, तीन बार करते हैं। नहीं आया, चलो एक बार और करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है आपका बड़ा भाई? जब यहां पर एक्चुअल में ये बढ़ा ही नहीं, ठीक। जब आपको एक बार में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आप गाहे बगाए उस लाइन के आगे के टेक्स्ट को पढ़ के, पीछे के टेक्स्ट को पढ़ के, ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ के या नीचे वाला सेंटेंस पढ़ के उसके इर्द गिर्द का आइडिया लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना कि आपको जब तक नहीं आया पढ़ते ही चले जाओ। टाइम वेस्ट करना है। कंपटीशन का जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर बेटा टाइम की बहुत वैल्यू होती है। प्रेशियस टाइम आपको वहां पर दिया जाता है। और ये ध्यान रखना, इट इज नॉट प्रेशियस, इट इज प्रेशर। ठीक है, अब गौर करो इसमें। पहले क्वेश्चन पे एक बार अपन ने पढ़ा है और आराम से देखना सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर देंगे। पहले आप इसका आंसर दे दीजिएगा ताकि इजीली आप वहां पर मेरे वाले से मैच कर सकें कि अपना सही आया या फिर नहीं आया। चेक करो। द विलेजेस लिवलीहुड प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन, गांव का जो जीविकोपार्जन है प्राथमिक तौर पर निर्भर करता था। तो सीधा सीधा वो कहां से लेते थे, सब कुछ बताओ आपका, जंगल से लेते थे। क्या वहां पर खेती का कोई इश्यू इसमें बताया गया? नहीं ना। क्या जो पड़ोस के कस्बे हैं वहां से व्यापार ऐसा कुछ करना बताया? नहीं ना। मछली पालन बताया क्या? नहीं। ठीक। अब आप गौर करो, एक बार ढंग से आपने पढ़ा, उसके बाद में सेकंड टाइम आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं चाहिए। अब इसमें लिखा ना कि इजी ट्रिक। इजी ट्रिक क्या है बेटा आपका? जहां पर आपको कुछ अलग सा लगे उसे आप अंडरलाइन कर सकते हो। आप कहेंगे सर पेपर्स में आजकल अलाउ नहीं होता, तो एचपी पेंसिल रखो ना बेटा, इरेजर रखो, किसने मना किया आपका? वहां पर हल्का सा दे दो, जैसे पैसे सोल्व होता है वहां से फिर उसे रब कर दो। ठीक। अपना काम तो ये है ना कि पेसेस का क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाना चाहिए। पेसेस पे बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा आगे पीछे ऊपर नीचे अभी मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे। कभी कभी आपको ये कह दिया जाता कि पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पे आना है। इससे तो उल्टा तरीका में कोई मानता ही नहीं आपका। आपको सीधा एक बार पैसेज को पढ़ना, उसके बाद में सीधा सीधा क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, ऑप्शन को बार बार पढ़ने की जरूरत वहां पर नहीं होती है। अब इसमें 3 से 4 बातें जो मैंने आपको कही है उनको फॉलो करना। उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्पेशली प्रोजेक्ट मैनर में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आनी नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका वहां पर द फॉरेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट टू द विलेजेस फॉर, जो फॉरेस्ट या फिर आपका जंगल है, ठीक है, जो वहां पर काफी महत्वपूर्ण रहा, किसके लिए? आपका ग्रामीणों के लिए रहा। ठीक है, किस लिहाज से रहा आपका? क्या बेनिफिशियलनेस उनको वहां पर आपका देखने को मिला? अब बताइए, मैं चारों एक बार पढ़ देता हूं फिर आप अपना आंसर मेरे वाले से मैच करना। ओनली प्रोवाइडिंग फूड, केवल उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया। सस्टेनेंस, उनके जीवन का आधार बना। सब कुछ आ गया सस्टेनेंस में आपका वहां पर। कल्चर, संस्कृति, ट्रेडिशन है, कस्टम्स है उनका, सिविलाइजेशन है, ट्रेडिशंस, परंपराएं उसके अंदर आ गई। फिर इट्स ब्यूटी अलोन, केवल इसका सौंदर्य, इसकी जो सुंदरता है। प्रोवाइडिंग शेल्टर फ्रॉम स्टॉर्म्स, वहां पर तूफानों से जो शरण है उसको वहां पर प्रोवाइड करवाना, यानी एक तरीके से उनकी रक्षा वहां पर करना। तो आप गौर करो इसके अंदर, क्या केवल भोजन की बात है क्या? ये तो सही है, भोजन तो मिलता था, लेकिन भोजन के अलावा भी बहुत कुछ मिलता था। सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं, वो तो अबोध रूप है आपका। वहां पर नेचुरल ब्यूटी पे उतना गौर नहीं करते वो लोग जो हमेशा ब्यूटी के कांटेक्ट में रहते हैं। वो हमारी तरह हाई ब्यूटी नहीं करते रहते आपका। फिर अगला पार्ट यहां पर प्रोवाइडिंग शेल्टर फ्रॉम स्टॉर्म्स है, तूफानों से संरक्षण वाली बात। इसके बारे में कहीं पर भी अनसीन पैसेज में हमें देखने को नहीं मिला, हालांकि होता है लेकिन हमें देखने को नहीं मिला है। तो अपना विचार इसके अंदर नहीं डालना कि व्हाट डू यू थिंक, it doesn't matter. The thing matters only that what has been conveyed in the given passage there. तो अपने पास में 3 चीजें, कौन सा? सस्टेनेंस की बात होती है, कल्चर की बात होती है और ट्रेडिशंस की बात वहां पर की जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ। आपका तीसरा क्वेश्चन, ओल्ड मैन विलो वॉज कंसिडर्ड, सीधी सी बात है बेटा, किसके लिए? वहां पर आपका एक तरीके से ऐसा बड़ा पुराना वृक्ष जो उनके संरक्षक का काम करता है, उसे क्या नाम दिया गया? ओल्ड मैन विलो नाम वहां पर दिया गया। तो ये कैसा स्पिरिट है आपका? वहां पर गार्डियन है। ये फिर बोल देता हूं, इट इज नॉट गार्जियन, इट इज नॉट गार्डियन। ये क्या रहेगा वहां पर आपका? गार्डियन। रे पूरा नहीं है, गार्डियन, गार्डियन नहीं है, गार्जियन नहीं है, गार्जन नहीं है, गार्डियन, गार्डियन लाइक दैट ऐसा रहेगा। यहां पर ये खतरनाक जगह की बात है ही नहीं क्योंकि पेड़ की बात है यहां पर। दूसरी बात, यहां पर ये सोर्स ऑफ फायरवुड, ये तो देवता समान हो गया इनके लिए, तो यहां पर तो इसे ईंधन का रूप मान ही नहीं सकते आपका। और ये कह सकते हैं कि ये भूतों का बसेरा है, भूतों का घर है, बिल्कुल भी नहीं। यहां तो पवित्र आत्माएं हैं, उनके निवास की बात इसमें बताई गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, द चिल्ड्रन वर वार्न्ड अबाउट, बच्चों को इस बारे में चेतावनी दी गई। ठीक है, किसके बारे में चेतावनी दी गई? गेटिंग लॉस्ट इन द वुड्स, कि वो जंगलों में आपका खो जाएंगे तो संभल कर जाएं।
या डेंजरस एनिमल्स, वहां पर खतरनाक खूंखार जानवरों से आपका सामना हो सकता है, या फिर मिशीवस स्प्राइट्स एंड एल्यूसिव क्रिएशंस, साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके पास में शैतानी हरकतें करने वाली जो चुड़ैल आत्माएं, आपकी भूत भूतनी वगैरह हैं या प्रेतात्माएं, वो आपके पीछे पड़ जाएं और ऐसे भ्रामक प्राणी जो आपको समझ में नहीं आए उनके भ्रमजाल में आप फंस कर रह जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में लगने वाली आग से डरें। तो गौर करो, जंगल में लगने वाली आग की बात वहां पर नहीं हुई, डेंजरस एनिमल्स की बात नहीं हुई, वहां पर दो बातें हुई। एक बात कौन सी आपकी कि कहीं वो जंगल में ना खो जाए, तो जंगल तो उनका घर है, तो वहां पर खोने का डर नहीं लगता है। अगर रात को खो भी गए तो सुबह वापस आ जाएंगे, वहां पर उन्हें प्रॉब्लम नहीं है आपका। तो ये इशू पूरा नहीं था। इशू ये है कौन सा, जहां पर आपके मिशीवस स्प्राइट्स हैं, या फिर एक्चुअल में कहूं आपका तो एक मैन जो टर्म है ना बेटा, वो इस तरीके से रहेगा, कौन सा आपका, स्पिरिट्स वाला। ठीक है। अब यहां पर एल्यूजिव क्रिएशंस आते हैं जो उन्हें परेशान कर सकते हैं, जो इन्हें अपने मोहपाश में बांध सकते हैं। ये चीजें देखने को वहां पर मिलती हैं। तो अगले पार्ट पे आ जाए आपका, वहां पर इसका आंसर था मिशीवस स्प्राइट्स एंड एल्यूजिव क्रिएशंस। अगला स्प्राइट्स की बजाय स्पिरिट्स ये टर्म काम में ले सकता है। द न्यू जनरेशन व्यूड द फॉरेस्ट एज, जो नई पीढ़ी है वो जंगल को जिस परिप्रेक्ष्य में देखती थी, देखो दो फाड़ हो गए ना वहां पर, आपके दो पक्ष बन गए। पहला पक्ष कौन सा था आपका वहां पर, पहला ये जिसके अंदर कस्टम्स या फिर आपका ट्रेडिशंस है उनकी वैल्यू थी, और जंगल को वहां पर देवी देवता के रूप में पूजा जाना। दूसरे वाला क्या चाहता है कि ये हमारे लिए एक ऐसा संसाधन है, एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा माध्यम है जिसे जितना दोहन कर लें, जितना यूज कर लें, उतना ही क्या है, कम है। तो ये न्यू जनरेशन की बात हो रही है। तो न्यू जनरेशन, इसे सैक्रेड स्पेस कहा क्या, पवित्र जगह कहा क्या, नहीं, ये ओल्ड जनरेशन ने कहा। ए प्लेस ऑफ डेंजर, खतरे की बात तो न्यू जनरेशन कभी करता ही नहीं है। ए हार्म फॉर स्प्राइट्स या स्पिरिट्स, ठीक है। तो गौर करो, स्प्राइट्स अलग टर्म वहां पर आया था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका स्पिरिट्स। ये मैंने पहले लिख दिया बेटा आपका, अगर ये नहीं मिल रहा तो आपको ये मिलेगा। यहां थोड़ा सा आपका भूतहा मीनिंग नहीं आएगा, यहां पर ये आत्मा से जुड़ा हुआ मीनिंग वहां पर आ जाएगा। स्प्राइट एक अलग चीज होती है जोशीले अंदाज के लिए, स्पिरिट आपका वहां पर आत्मा के लिए काम में लिया जाता है। ऐसा टर्म आपको देखो यहां देखने को मिल रहा है, कौन सा, स्पिरिट, ठीक है। यहां पर देखो फिर से ऐसा आ गया। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं लेना, उसके नियर बाय मीनिंग देकर अगला आपसे वहां पर पूछना चाहता है। तो यहां पर ये इसे प्रेतात्माओं की दुनिया से जोड़ेंगे ही नहीं, एक्चुअल में इसे एक रिसोर्स मानते हैं। रिसोर्स किस चीज का, जिसे इजीली क्या किया जा सकता है, आपका एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिसका दोहन किया जा सकता है, जिसका उपभोग किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। अगला पार्ट, अ कॉर्पोरेशन ऑफर्ड द विलेज मनी टू, जो एक निगम है, एक संस्थान है, एक संगठन है, उसने वहां पर गांव वालों को मनी या पैसा है वो क्या किया, ऑफर किया। ऑफर का मतलब आपका प्रस्ताव दिया कि आपके पास में हम पैसा भेजेंगे जी, ठीक है। और पैसा किस लिए, कि जंगल की हम कटाई करेंगे, जंगल को हम यूज करेंगे, आपको वहां पर हम प्रोग्रेस देंगे। तो बताओ वो क्या चाहते थे, वो एक बिजनेस माइंड वाले, पैसे का दिमाग रखने वाले लोग ही तो थे आपका वहां पर, वो जंगल की कटाई चाहते थे। तो कुल मिला के यहां से बाकी चीज हटा दीजिएगा, जंगल की सुरक्षा करना चाह रहे थे, कतई नहीं चाह रहे थे। क्या वहां पर विद्यालय का निर्माण करना चाह रहे थे, पूरे पैसेज में कहीं लिखा हुआ नहीं था। इंप्रूव द विलेज, गांव में सुधार कर रहे थे क्या, बड़ा जंगल को काटेंगे तो सुधार कहां होगा, वो तो डिफॉरेस्टेशन पे आ गए ना। अगर एफॉरेस्टेशन करते तो अपन फिर भी समझते, ये तो वृक्षारोपण की जगह क्या है, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई करना, और वो भी उनकी मर्जी से, उनकी अनुमति लेकर, उनकी इजाजत लेकर करना, तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह बात वहां पर बन जाती है। तो वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसकी कटाई करें और वहां पर इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिबेट, जो वाद विवाद चला, जो आपका तर्क वितर्क चला, या फिर जो बहस छिड़ी इन द विलेज, इसका उच्चारण विलेज की बजाय क्या होना बेटा, विलेज होना है, वॉज बिटवीन, वो किसके बीच में थी आपका। तो ये जो वाद विवाद है वो गांव का किसके बीच में चला, तो दो जनरेशंस के बीच में चला, एक आपका ओल्डर जनरेशन और बेटा एक आपका वहां पर यंगर जनरेशन, इनके बीच में वहां पर चला था। तो अपन सीधा सीधा आंसर ले सकते हैं, द एल्डर्स एंड द यूथ। देखो डेफिनेट आर्टिकल द आ गया, इसका मतलब पूरी कम्युनिटी को वहां पर शो करने वाला रहेगा। तो यहां वाले पैटर्न में ये चीज हट जाएगी। कॉर्पोरेशन एंड द विलेजर्स, इनके बीच में कोई डिबेट नहीं चला। हंटर्स शिकारी और फार्मर्स किसानों के बीच में कोई डिबेट नहीं हुआ। बच्चों और बड़ों के बीच में जो वयस्क है उनके बीच में कोई डिबेट वहां पर नहीं चला। तो डिबेट ऑब्वियसली एक ही जगह चला। बताओ किसके बीच में आपका वहां पर, एल्डर्स और यूथ के बीच में वहां पर चलने को या फिर देखने को मिलता है। अगला देखना, द फ्रेज लीफी एम्ब्रेस रेफर्स टू, ये जो वाक्यांश आपको मिला है कौन सा, लीफी एम्ब्रेस, ठीक है। तो गौर करना, एम्ब्रेस का मतलब आलिंगन होता है, लीफी का मतलब जो पत्तीदार होता, मतलब एक पेड़ की पत्तियां दूसरे पेड़ से आलिंगन कर रही हैं, आपस में स्पर्श कर रही हैं। कई बार आपने देखा होगा
इस तरीके से बुलवर्ड बन जाता है। यहां पर ये पेड़ है, ठीक है, और इस तरीके से आपका ऊपर से आच्छादित हो जाते हैं। इधर वाला पेड़ यहां, इधर वाला पेड़ यहां, ये मिल जाता है, बीच में आपका एक रास्ता बनता है। इसे अपन एवेन्यू का नाम भी वहां पर देते हैं। आपने एक ब्रांड सुना होगा, पार्क एवेन्यू, ठीक है। तो वो एवेन्यू किसके लिए? उस जगह विशेष के लिए। एक वेन्यू होता है, एक एवेन्यू, जो वृक्षों से दोनों साइड से आच्छादित जो आपका पार्ट है, नीचे से आपका रास्ता गोइंग ऑन होता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा आपका वहां पर? एवेन्यू। तो ये जो चीज समझाइए कि यहां पर इंब्रेस करना, कैसा इंब्रेस? आपका लीफी इंब्रेस करना। ये जो चीज है ये क्या शो करेंगी? आपका फॉरेस्ट की ब्यूटी को वहां पर शो करती हैं। यहां पर कहीं पर भी जंगल है, जंगल के खतरे की बात वहां पर बताई नहीं जाती है। जंगल है, जंगल का जो आपका साइज है उसकी बात नहीं की जाती है। जंगल के जानवरों की बात वहां पर नहीं की जाती है। तो यहां वाली टर्मिनोलॉजी के अंदर अपने पास में ये जो पैटर्न आया, कौन सा? द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल है, जंगल का जो सौंदर्यकरण है उसकी बात वहां पर बताई गई। हालांकि इस बात से जो आपका यूथ है या फिर आपका एल्डर्स है, उन दोनों को किसी प्रकार का कोई एलर्जेटिक सिचुएशन देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट चीज पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द वर्ड एलिजिव, अभी भी मैंने आपका बोला वहां पर द वर्ड एल्यूजिव मीन्स, थोड़ी देर पहले ही आपके सामने मैंने बोला है कि यहां एल्यूजिव शब्द है, उसका मतलब क्या होता है? एल्यूजिव जो आपका कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो इल्यूजन या डाइल्यूजन क्रिएट करता है, जो आपको एक जगह सस्टेन करने नहीं देता है, आपको गाइड नहीं होने देता है, आपकी काउंसलिंग है उसको डिस्टर्ब कर देता है, आपका मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके डिस्ट्रक्टिव पाथ की ओर आपको प्रोसीड कर देता है। ये आपका लाइफ लीड करने में आपको डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, बैरियर है, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको जनरेट करने का काम करता है। तो यहां पर ऐसी चीजें जो कि टोटली क्या कठिनता या कठिनाई को बताती हैं, जहां पर आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं या फिर कैप्चरिंग जो शेड है उसको देने की वहां पर बात करते हैं। तो ये जो वर्ड आपका एल्यूजिव है, इसका मतलब क्या रहा? जहां पर आप चीजों को प्राप्त करते हैं या फिर अर्जित कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो नई धारणाएं, नई संप्रत्यय आप वहां लाना चाहते हैं या फिर कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आपका मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है, ठीक है। उस वक्त कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार के विघ्न हैं आपके आते हैं। इस नेचर को क्रिएट करने वाला जो एटमॉस्फेयर होता है उसे अपन एल्यूजिव नेचर वहां पर कहते हैं। क्या ऐसी चीजें आसानी से प्राप्त हो सकती हैं? कतई नहीं होंगी आपकी वहां पर। क्या दोस्ताना हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या डेंजरस, खतरनाक लहजे में है क्या? बिल्कुल नहीं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आज आपका, द वर्ड सब्सटेंशियल मीन्स, सिंपल सा सिनोनिम पूछा है, सेम इन मीनिंग पूछा है। सिनोनिम के अलावा अपन सिमिलर टू कह सकते हैं, आपका समानार्थी शब्द वहां पर कहेंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखना, इन इंग्लिश आपके जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा उसके रूप में आप पर्यायवाची कहेंगे ना। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? एक शब्द हूबहू दूसरे का पर्याय बनता है, दूसरे की जगह आपका विस्थापित किया जा सकता है, उसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उसे रखा जा सकता है, उसे आपका स्थानांतरित करके वहीं पर डाला जा सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां नियर बाई कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है, हल्का फुल्का एक डिस्टिंग्विशमेंट, विभेदीकरण की अवस्था आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो सब्सटेंशियल है, सब्सटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग जो एज इट इज वो नहीं पूछा है, करीबी मीनिंग आपसे वहां पर अगला पूछना चाहता है। तो बेटा इतना ध्यान रखना, सब्सटेंशियल का पार्ट है जो अपने पास में पैसेज में आया, वो छोटे रूप के लिए आया या फिर बड़े रूप के लिए आया? बड़े हिस्से के लिए आया, वृहद या व्यापक हिस्से के लिए वहां पर आया है। तो उसके नजदीकी अर्थ देने वाले में कौन सा वर्ड मिलेगा मुझे? लाज मिलेगा। स्मॉल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट जो बिना महत्व का, अनइंपोर्टेंट, इसका इससे कोई रिलेशन है ही नहीं। मॉडरेट जो कि आपका नपातुला सा होता है, ना ज्यादा आपका हाई है, ना ज्यादा लो है, ना ज्यादा हार्ड है, ना ज्यादा आपका इजी है, उसे अपन क्या कहते हैं? मॉडरेट। कई बार नहीं बोलते बेटा आप कि पेपर क्या था आपका? मॉडरेट था, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का भी नहीं है तो ज्यादा आपका सिंपल लेवल का भी नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ आपका, व्हाट इज द मैन कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी? वहां पर स्टोरी या फिर आपका कहानी है, उसके अंदर जो मुख्य द्वंद्व है, ठीक है, जो बहस का विषय है, वो वहां पर क्या बनता है? तो सीधा सा है कि गांव वाले इस बात से असहमति जताते हैं कि हम भविष्य के जंगल के साथ में वहां पर कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हमारा भविष्य का जंगल हमें वैसा ही चाहिए जो हमने हमारे पुरखों से लिया है, हमारे पूर्वजों से लिया है। हम हमारे वंशजों को वही देकर जाना चाहते हैं। तो भविष्य में हमारा जंगल वैसे ही सुरक्षित रहना चाहिए। तो आपने अगर गौर किया हो तो बेटा ऐसी चीजों की लड़ाई आज भी आदिवासी लोग लड़ रहे होते हैं, जो जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो आपकी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है उसकी तरफ जुड़ नहीं रहे होते हैं, उसकी तरफ बात करने वाले वहां पर आपका रह नहीं रहे होते हैं। तो यहां जो आपका मैन कॉन्फ्लिक्ट है किसमें से? स्टोरी में। अगर उसकी चर्चा मैं वहां पर करूं तो उसके द्वारा इसको देखा जा सकता है कि फॉरेस्ट का जो फ्यूचर है उसके बारे में ग्रामीण लोग ये चाहते हैं कि हम उसी प्रकार से, उसी एंगल से उन चीजों को रखेंगे जिस एंगल से हमें वहां पर पहले हमारे पुरखों ने सौंपा है। तो यहां मैटर देखना आपका कि किस तरीके से अगले ने बोलना चाहा आपका वहां पर, एज स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। क्या एक जंगल है, जंगल को तूफान वहां पर नष्ट करता, उसकी बात बताई गई? कतई नहीं बताई गई वहां पर आपकी।
ठीक। अगली चीज में अपन लेना चाहें तो वहां पर नेक्स्ट है द विलेजर्स डिसएग्रीमेंट अबाउट द फॉरेस्ट फ्यूचर, कि वहां बिल्कुल ग्रामीण है इस बारे में बिल्कुल असहमति जता चुके थे कि भविष्य में जो जंगल है वैसा ही रहेगा जैसा हम चाहते, आप जैसा चाहोगे वैसा हम वहां पर करना नहीं चाहेंगे। ये इसका आंसरेबल सिचुएशन में जाएगा। फिर अगली बात कि ओल्ड मैन विलो डाई, कि वो जो उनका देवीय वृक्ष है वो मर रहा था, बिल्कुल नहीं कहा। चिल्ड्रन गेटिंग लॉस्ट इन द वुड्स, बच्चे जंगल में खो जाएंगे, ऐसी कोई बात वहां पर होने को नहीं मिली आपका। तो इसका आंसर है द विलेजर्स डिसएग्रीमेंट अबाउट द फॉरेस्ट फ्यूचर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तब तक मैं चाय की 2 चुस्कियां ले लेता हूं बेटा। तो चले बेटा स्टार्ट। देखो आपका हल्का सा ब्रेक है, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आपकी स्क्रीन पे चल ही रहा होगा वहां पर ये कि व्हाट कैन यू इन्फर। ये जो वर्ड है ना ये आपको बहुत परेशान करता है। सर इन्फरेंस कब करवाओगे, सर फैलेसी कब करवाओगे। तो बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम लिया था, आ गया ना। तो जो अगला आपका वीडियो होने वाला है डेफिनेटली इट विल बी अबाउट फैलेसी। एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं कि आज तक जो आपके फैलेसी के क्वेश्चन हैं वो सिंगल क्वेश्चन रहा है। एक क्वेश्चन जो फैलेसी का आप एक और मानते हो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में फैलेसी के भी 2 पार्ट हैं, ठीक। उसके अंदर दूसरे पार्ट में से सिर्फ एक क्वेश्चन आज तक की सभी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो इसका वेटेज मुश्किल से 30 सवालों में एक सवाल का होता है, इससे ऊपर का नहीं होता है। तो इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करवाना चाहता था। अब गौर करो, ये भी एक इन्फेरेंस का ही पार्ट है। इन्फर जो आपका वर्ब है उसी से क्या निकला है, इन्फेरेंस निकला है। इन्फर का मतलब होता है टू कंक्लूड, किसी का निष्कर्ष निकालना। और इन्फेरेंस जो नाउन बनता है उसे केवल कहेंगे निष्कर्ष, कि इसका नतीजा क्या निकला, इसका रिजल्ट वहां पर क्या निकला। तो व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द ओल्ड वेज मेंशन्ड इन द पैसेज, आपको वहां पर जो ओल्ड वेज हैं, पुराने तरीके हैं, उनका इस गद्यांश के अंदर किस प्रकार का अर्थ उल्लेखित तौर पर उल्लेखित अवस्था में देखने को मिलता है। तो पुराने तरीके यह हैं कि वो जंगल को संरक्षित रखना चाहते थे, सुरक्षित भी रखना चाहते थे। संरक्षित और सुरक्षित रखने के साथ में वो उसकी पूजा भी करते थे, उसका सम्मान भी करते थे, जंगल के प्रति उनकी श्रद्धा थी, उसे ही अपना वो रोटी कपड़ा मकान सब कुछ वहां पर मानते थे। तो जो चीजें इसमें अवेलेबल नहीं होती हैं, जो इससे रिलेट नहीं करती हैं, एसोसिएट नहीं करती हैं, कौन सी, दे वर मॉडर्न एंड एफिशिएंट। अब भाई सीधा सा ओल्ड आ गया तो मॉडर्न कैसे होगा, बिल्कुल विपरीत बात है ना। दे वर डिस्ट्रक्टिव एंड वेस्टफुल, पुरानी चीजें हमेशा विनाशात्मक नहीं होती हैं, सहेजने वाली होती हैं, संरक्षण वाली होती हैं। कुछ न कुछ चीजें सृजन ना करें लेकिन वो विध्वंस की तरफ नहीं ले जाती हैं, और व्यर्थ तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आपके कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, उसी रूप में दे वर डिसलाइक बाय एवरीवन, क्या उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा नापसंद किया गया, नाराजगी जाहिर की गई, क्या नहीं की गई ना। क्योंकि 2 धड़े बटे, 50% ऐसे हो सकते हैं जो उसके खिलाफ हो, 50% ऐसे हैं जो उसके पक्ष में भी रहे। हाल ही में आपकी एक वेब सीरीज आई थी आश्रम 3, उसके अंदर भी ये जो तुम्हारा बाबा निराला है, भगवान निराला का रूप दे दिया गया। वहां उस बंदे के द्वारा एक जंगल है उसको वहां पर अधिग्रहण में लिया जाता है, तो जंगल के कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, कुछ उसके भक्त उसके पक्ष में आ जाते हैं। तो 2 पैटर्न वहां पर बन जाते हैं आपका। तो इसी तरीके से यहां पर भी 2 रूप बने थे। तो पूर्णतः तो आप नहीं कह सकते कि हर आदमी ने लाइक किया या हर आदमी ने डिसलाइक किया। 2 धड़े वहां पर बटे जिसमें रिस्पेक्ट और प्रिजर्वेंस देने वाले कुछ लोग भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइकली आउटकम ऑफ द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, आपका संभावित तौर पर नतीजा या परिणाम क्या रहा उस स्थिति का जो स्थिति आपकी पैसेज या गद्यांश में वर्णित की गई है। आपका मतलब अगला यहां पर हमें क्या बताना चाहता है। तो आप एक चीज गौर करना कि इसका आउटकम मतलब रिजल्ट क्या रहा। क्या बूढ़े लोगों की चली, क्या जवान लोगों ने जंगल को कटवा दिया, क्या जो बिजनेस माइंडेड जो पीपल हैं उन्होंने वहां पर उसे अपने कब्जे में ले लिया, या फिर गांव को नेस्ता नाबूद कर दिया, ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं चलता है। तो एक्चुअल में इसका निष्कर्ष लास्ट में निकला ही नहीं। हमें पैसेज की कहानी बीच में रोककर छोड़ दिया गया कि आप खुद सोचें इसमें क्या हो सकता है, लेकिन पैसेज में हमें कहीं पर भी इसका कंक्लूजन दिया नहीं गया। द पैसेज डजंट गिव एनफ इंफॉर्मेशन, जो गद्यांश है हमें पूर्ण तौर पर इतनी पर्याप्त सूचना वहां नहीं देता है, जानने के लिए बिल्कुल नहीं देता है आपका। द विलेजेस विल डेफिनेटली एग्री टू लेट द कॉर्पोरेशन टू लॉक द फॉरेस्ट, ग्रामीण निश्चित तौर पर इस बात से सहमति जता देंगे कि वो लेट इजाजत करेंगे, परमिट करेंगे किसको, उस निगम को, ताकि वो जंगल की कटाई कर दें, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाफ ही तो है पक्ष में, आधा तो पक्ष में नहीं है। द विलेजेस विल डेफिनेटली रिफ्यूज टू लेट द कॉर्पोरेशन लॉक द फॉरेस्ट, गांव वाले आपके निश्चित तौर पर इस बात के लिए मना कर देंगे कि वो कॉर्पोरेशन को अनुमति नहीं देंगे कि वो जंगल की कटाई करें, बिल्कुल भी तो नहीं है। ओल्ड मैन विलो विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, और जो आपका वहां पर ओल्ड मैन विलो है मतलब जो पेड़ है वो जंगल की सुरक्षा करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां वाले पैटर्न के अंदर आप सिंप्लीफाइड वे के अंदर एक चीज देख सकते हैं कि हमें पूरी सूचना वहां देखने को नहीं मिलती है।
ठीक है, अब गौर करो, यहां वाले पैटर्न में अपने पास में जो पैसेज है वो हमें कहीं पर भी इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि हम कंक्लूजन तक पहुंच सकें। अगले सवाल पे, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ये जो सवाल है बेटा एक लिटरेरी एस्पेक्ट का माना जाता है, और इस एस्पेक्ट को पढ़ने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जब चीजें एम्बिगुअस होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, जब चीजें आपका अनक्लियर होती हैं, तो हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। पिछला क्वेश्चन इसी से तो जुड़ा हुआ है आपका, वहां पर चीजें क्लियर नहीं है टोटली, हम वहां पर किसी डिसीजन पर, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए आपका। तो ये जो पैसेज या गद्यांश है उसका टोन क्या है, क्या यहां पर हैप्पी खुशी वाला है, नहीं है ना, एक धड़ा खुश है दूसरा दुखी है आपका। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी है क्या, नहीं, एक आशावादी एक निराशावादी दोनों पक्ष इसके अंदर है। क्या अकेला दुखी है, नहीं है। क्या अकेला निराशित कर देने वाला है, नहीं है। क्या वहां पर ये गुस्से की बात कर रहा है, नहीं। कहीं पर भी हमें जजमेंटल बताया गया कुछ भी नहीं, जजमेंट की तो कोई बात इसमें आई नहीं। एक्चुअल में ये चीजें अनसर्टन अनिश्चित है और कंटम्पलेटिव मतलब पॉन्ड्रेशन के लिए है, चिंतन करने की बात हमें वहां पर बताई गई कि आप खुद सोचें बतौर रीडर कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इन टुडेज लेक्चर दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास। विच ऑफ दीज वुड बी ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। निम्नांकित में से जो उपयुक्त शीर्षक है इस पैसेज का वो क्या होना चाहिए। तो आप गौर कर सकते हैं इसमें दो धड़े बटे हुए बेटा, तो इजीली आप बता सकते हैं कि एक तरफ तो जो नया पक्ष है, जो आपके युवा बच्चे हैं वो प्रोग्रेस चाहते हैं, उन्हें नेचर से कोई मतलब नहीं, कस्टम से ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं, और दूसरी तरफ वहां पर जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन का मतलब आपका परंपरा है, उनसे भी यहां पर कोई सेंस आपका देखने को नहीं मिला। क्या मिला है, इनको नहीं मिला, इनको मिला अलग से। ये ओल्ड वाले हैं आपके, और ये कौन से आपके वहां पर न्यू वाले हैं, तो इनको इनसे रिलेशन नहीं, इनको इनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वर्सेस आ गया। ये वीएस वर्सेस मत पढ़ना बेटा, द प्रोनाउंसिएशन विल बी वर्सेस। इस तरीके से यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन आपका किया जाना है, ठीक है। अब आप गौर करें यहां पर जो विस्परिंग वुड्स है मतलब कानाफूसी करने वाले आपके जंगल नहीं ना, ठीक है। ओल्ड मैन विलो एक ही बार इसका इंस्टांस आया, पूरा पैसेज तो इस पर डिपेंड नहीं करता है। विलेज इन द वुड्स, हाँ जंगलों में गांव की बात तो हुई है, लेकिन विचारधारा यहां पर हमारे सामने जनरेट होकर नहीं आई है। तो आपसे अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज पूछा गया तो जनरली बेटा 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बड़ी मुश्किल से। अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 का होता तो वहां 4 तक आपसे पूछ लिए जाते हैं। यूजीसी नेट के अंदर और सेट के अंदर वहां पर 5 सवाल ऐसे आपसे पूछ लिए जाते हैं। अभी जो मैंने बोला ना यूजीसी नेट और आरपीएससी सेट वाला, उसके अंदर 5-5 सवाल ऐसे आते हैं, तो हम कहते हैं कि सर आपका आरपीएससी का सेट क्लियर करना मुश्किल होता है, या यूजीसी का नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राष्ट्रीय पद आपका वहां पर अर्हता परीक्षा वाला पार्ट, तो उसके अंदर अगर आप गौर कर रहे हैं तो इतना टिपिकल का कोई सेंस होता ही नहीं। सिंपल सा है कि लाइन के अकॉर्डिंग आपको पता करना होता है, कॉम्प्रीहेंड करके उसका आंसर वहां पर देना होता है। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं, इस लेक्चर को मैं खत्म करूं उससे पहले एक बार फिर से दोहरा दूं बेटा, आपका इन्फेरेंस के में 10 से लेके 20 या 30 सवाल हो सकते हैं, उनको लेकर आऊंगा। वैरायटी को लेकर आऊंगा आपका वहां पर एग्जामिनेशन के ठीक पहले, वहां पर एक दिन पहले आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और गौर ये करना कि नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है ना आपके माइंड में, और होनी भी नहीं चाहिए, ना मार्किंग के संबंध में होनी चाहिए, ना आपके पैटर्न के संबंध में। सारे टॉपिक्स को मैं छू चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ एक इन्फेरेंस का एक वीडियो मुझे आपका और डालना, और कोशिश करूंगा उसके 2 वीडियोस भी बना दूं। हां, कुछ बच्चों ने कहा सर मैराथन क्लास की बात कही, लंबी क्लास की, तो बेटा एक हैक्टिक शेड्यूल होता है, शॉर्टेज ऑफ टाइम रहता है आपका, ठीक है। अब अकेला वहां पर एक काम जो मैंने कमिट किया वो मैं कर रहा हूं, मैंने मैराथन का कभी आपसे कोई कमिटमेंट नहीं किया था, मैंने कहीं पर भी आपका ये नहीं कहा कि 8 या 9 घंटे लगातार आपकी क्लास लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा जो कमिटमेंट नहीं किया उसके बारे में कहीं पर भी अपन फॉल्टी नहीं है, ना आप हैं ना मैं हूं आपका। लेकिन इतना इत्मीनान के साथ मैं कहूंगा 27 और 28, 27 की दोनों पारियों में, 28 की पहली पारी में किसी भी बच्चे का जो एग्जामिनेशन है, और उसके बाद में जो आपका लैंग्वेज टू इंग्लिश है, उसको जब आप पढ़कर जाओगे और वहां पेपर को सॉल्व करोगे तो इजीली पता चलेगा कि आपने ये जो 80 से 85 वीडियोस देखे इनका कितना बेनिफिट आपको वहां पर मिला, जो केवल एमसीक्यूज का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिटेल्ड स्टडी अपन ने नहीं की है, सरफिशियल ऊपर ऊपर के पार्ट पे अपन ने ये चीजें निकालने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ में, तब तक के सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार साथियों।